हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्पावधि प्रवास गृह। अल्पावधि प्रवास गृह, इसके पूर्व हमने आपको बताया था कि जो महिला विकास के लिए जो योजनाएं चालू की गई थी, स्वधार योजना, उज्ज्वला योजना, जो वास्तव में स्वधार योजना को ही आगे बढ़ाया गया, और उस योजना को हम आगे और अधिक डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और इसके साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं, वो कोई ना कोई सामाजिक विवाद में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी शिक्षा, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस इस उद्देश्य के लिए, क्योंकि कोई ना कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है, और इस फैमिली डिस्प्यूट से बचाने के लिए और उसके सामाजिक तथा आर्थिक विकास करने के लिए सरकार ने अल्पावधि प्रवास गृह योजना चलाई। और इसके अंतर्गत सरकार का उद्देश्य था, ये आपकी योजना 1969 से प्रारंभ की गई, और इसका उद्देश्य था जो पारिवारिक विवाद है, देखिए जो आपका फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है और जिसके कारण सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, नैतिक पतन के लिए कभी कभी नहीं होते कि ये महिला हमारे इस एरिया में नैतिक पतन के लिए जिम्मेदार है, तो इस तरह का कुछ समाज उनको इम्ब्लेम्ड करता है, ठीक है। और वो परिणाम स्वरूप उनके लिए, एक महिला के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, सच एज उसके लिए सोशल प्रॉब्लम, सच एज उसके लिए आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और उसके लिए एक भावनात्मक, तीन प्रकार की परेशानियां उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। किसके कारण? पारिवारिक विवाद, सामाजिक बहिष्कार और नैतिक पतन के खतरे के कारण, ठीक है। तो और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उन महिलाओं को उस विशेष एरिया से हटा दिया जाता है जहां पर मान लो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में महिलाओं पर कोई ऐसा छीटाकशी करते हैं, तो समाज में या परिवार के लोग उनको जानबूझ करके उस एरिया से निकालते, क्योंकि एक घर बनाना तुरंत या दूसरी जगह पर मकान ले लेना बहुत डिफिकल्ट कार्य है। तो पुरुष मेंबर क्या करते हैं या परिवार के मेंबर क्या करते हैं, नैतिक पतन से अपनी महिलाओं को बचाने के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अल्पावधि प्रवास गृह का सहारा लेते हैं। और इसके अंतर्गत, क्योंकि उनकी जो परिवार की महिलाएं होती हैं, वो सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं और बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए, महिलाओं तथा बालिकाओं को संरक्षण देना और उनका पुनर्वास करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया। अप्रैल 1989 में यह कार्यक्रम केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, जिसको कहते हैं CSWV, को सौंप दिया गया। तो CSWV को जब सौंप दिया गया, और जरूरतमंद महिलाओं को, बच्चों को 6 महीने से 3 साल तक अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 6 माह से लेकर के आप 3 साल तक इन आवास गृहों में, अल्पावधि गृहों में आप रह सकते हो। और इस दौरान आपका उद्देश्य, चाहे आप एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, आप किसी शिक्षण संस्थान में हो, आप किसी जॉब में जाना चाहते हो, ठीक है, या कोई आप प्रशिक्षण लेना चाहते हो, तो आप इन ग्रहों पर, इन अल्पावधि ग्रहों पे आप रह करके अपने एजुकेशन का कार्य को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता, 3 साल तक अस्थायी आश्रय दिया जाता है, ये नहीं कि आपका परमानेंट आश्रय हो जाएगा। 3 साल तक का आपको क्या होता है, इन महिलाओं को जो क्या कहते हैं, ये उपर्युक्त ये कारण थे, पारिवारिक विवाद, सामाजिक बहिष्कार और नैतिक पतन के लिए खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक, देखिए ये एक वर्ड नया जोड़ा गया, भावनात्मक, इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है। तो इस 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने के लिए अल्पावधि प्रवास गृह को ओपन किया गया, और इसका उद्देश्य यही था कि इनको, इनके समन्वित विकास को इन परिस्थितियों में भी लागू रखा जाए, ठीक है। क्योंकि एक महिला अगर इन परिस्थितियों में रहेगी, तो कभी भी उसका ना तो सामाजिक विकास होगा, ना तो आर्थिक विकास होगा, या अन्य कोई विकास कभी नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने इनके लिए ये कार्यक्रम चालू किए, ठीक है। इसके साथ ही साथ माताओं माताओं के साथ आए बच्चों या बाद में पैदा हुए बच्चों को 7 साल तक आश्रय गृह में रुकने की अनुमति होगी, ठीक है। तो अगर कभी कभी होता ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, वहां पे आश्रय गृह में आई और उसके बाद क्या हुआ, उसका जन्म हुआ, तो इस प्रकार के जो बेबीज होंगे उनके लिए काफी यदि आश्रय गृह में रुकने की 7 साल की व्यवस्था, प्रावधान रखा गया। उसके बाद उन्हें बच्चों के संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाता अगर बेबी की आवश्यकता फिर, या कभी कभी यह होता कि बच्चे के जन्म के समय मां
एक्सपायर कर जाती है, मदर के साथ कैजुअलिटी कुछ हो जाती है, तो इस बच्चे को 7 साल तक तो हम लोग इस अल्पावधि आश्रय गृह में रखेंगे, लेकिन उसके बाद जो होता है चाइल्ड जो आपके पास केयर सेंटर्स होते हैं वहां पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, उन्हें पालन गृह में भेजा जा सकता है। यहां रहने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण और दक्षता विकास के जरिए आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाया जाता है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो अल्पावधि प्रवास गृह है ये केवल रहने की व्यवस्था नहीं प्रदान करता। आप ये सोच ले कि नहीं यहां पर रह करके आप दिल्ली में अल्पावधि प्रवास गृह में आप रह रहे हैं और जाकर के कहीं और नहीं, ये ट्रेनिंग कराने की जिम्मेदारी भी इनको है। ठीक है, प्रशिक्षण और एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में देखा तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल के साथ एक प्रकार से अल्पावधि प्रवास गृह भी बनाए गए हैं। मैंने देखा बनारस में, मैंने देखा तो वहां पर बनाए गए कामकाजी महिला आवास गृह नाम था उसका, जिसके परिणाम स्वरूप वो लोग क्या करती थी, महिलाएं जो अपना शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करती थी और समाज के मुख्य धारा में के लिए आने के लिए वो तैयार हो जाती थी। तो इस प्रकार से हम उनको स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनाते थे और वो समाज की मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हो जाती थी, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से अब आत्मनिर्भर हो चुकी होती हैं। ठीक है, अब कहीं पर भी वो आराम से क्या करते हैं, अपनी जीविका को चला सकती हैं, लाइफ में सरवाइव कर सकती हैं। तो ये कार्यक्रम एक प्रकार से उनके लिए था जो 3 प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से। ये जो आपके पास सोशल, आपका इकोनॉमिक एंड इमोशनल प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे थे उनके लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया। आपके पास एक कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल जो मैंने अभी डिस्कस आपके साथ किया, तो ये तो एक अल्पावधि गृह था, ठीक है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए। लेकिन कभी कभी कामकाजी जो महिलाएं होती हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, ठीक है, ये हॉस्टल बनाया गया। और मैं आपको अभी डिस्कस किया था कि इसको यूनिवर्सिटी के साथ भी काफी अधिक ऐड किया गया और इसको कोलैबोरेट किया गया ताकि इनके लिए काफी आसान हो जाए। कामकाजी महिलाएं जिनको वर्किंग वुमेन कहते हो सहित बच्चों की देखभाल के लिए हॉस्टल निर्माण या विस्तार के लिए ये योजना 1972 से या 72 टू 78 से चल रही है। और इसके अंतर्गत गैर सरकारी शिक्षा आदि में कार्य में लगी अन्य एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों और महिला को कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन इसके अंतर्गत गैर सरकारी शिक्षा जो होती है, नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन के आदि कार्यों में लगी हुई एजेंसियों के लिए यह काम प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना में कामकाजी महिलाएं, अकेली कामकाजी महिलाएं ऐसी महिलाएं जिनके पति या तो शहर से बाहर रहते हैं, या तो वो विधवाएं हैं, या परित्यक्त हैं, या तलाकशुदा हैं, इनके लिए इस प्रकार के हॉस्टल्स ओपन किए गए ताकि रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा के बाद व्यवसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज्यादा आपका इसेंशियल होता है एजुकेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए रोजगार परक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और एजुकेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए इनको कोई ना कोई बड़े शहर जाना होता है, और जब बड़े शहर जाते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम यह होती है सबसे ज्यादा कि वहां रहा कहां जाए। ठीक है, तो रहने की एक समस्या आती है, और रहने पर एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है। एजुकेशन पे और ट्रेनिंग पे उतना अधिक अमाउंट नहीं खर्च होता जितना इनके रहने पर खर्च होता। इसलिए सरकार ने, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन काफी वीक होती है, विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाएं होती है, इसलिए इनको रोजगार के लिए, देखिए किसके लिए प्रशिक्षण देना, रोजगार प्रदान करने के लिए, और महिलाओं को स्कूली शिक्षा के बाद व्यवसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्ची है जो 12 तक आपने एजुकेशन प्राप्त किया, लेकिन अब वो क्या करती है, वोकेशनल कोर्स में एंट्री लेना चाहती है, वो रोजगार परक व्यवसाय में पाठ्यक्रम में जाना चाहती है, तो उसके लिए सरकार ने इन सुविधाओं को डेवलप किया और इसका नाम रखा गया कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण करना, ताकि इन महिलाओं को के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अच्छा कर सके और ये मुख्य धारा पर आ सके। तो ये आपका इसका पॉइंट याद रखिएगा, 1972 से 78 के बीच में चल रही थी, और इसके अंतर्गत रोजगार परक कोई भी एजुकेशन लेना है तो उसके लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही थी। अगला हमारे पास है, हमारे पास अगला पॉइंट है जो हम अब तक
891 छात्रावासों की स्वीकृत गवर्नमेंट ने दे दिया है, और जिसमें से 66,299 महिलाएं वर्तमान में रह सकती हैं। और उनसे संबंध दिवस देखभाल केंद्रों में लगभग, जो इससे और अटैच्ड हैं, लगभग 8,532 बच्चों के लिए सुविधाएं शामिल है। और बच्चों की सुविधा के लिए होता है कैच सिस्टम, आप कोच सिस्टम जो है वो आगे हम अभी देखेंगे वो क्या होता, तो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता, सार्वजनिक भूमि पर छात्रावास निर्माण की लागत का 50% केंद्र सरकार, 75% केंद्र सरकार देगी। किराए के लिए भवन में छात्रावास चलाने के लिए वित्तीय सहायता गवर्नमेंट देगी। छात्रावास शुरू करते समय फर्नीचर आदि की खरीद के लिए 75,000 रुपए प्रति रहवासी की दर से एक बार दी जाने वाली सहायता होती है। स्कीम के तहत निर्मित छात्रावास भवन के रख रखाव और मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान भी गवर्नमेंट देती है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको खोलना चाहता, कामकाजी महिलाओं के लिए खोलना चाहता, तो उसके लिए सरकार ने इस प्रकार के अनुदान जारी किए। केवल सार्वजनिक भूमि पर भवन निर्माण के लिए कारपोरेट घरानों को 50% का अनुदान दिया जाएगा, यानी 50% गवर्नमेंट देगी और 50% आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण लागत बढ़ जाने से, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन से निर्माण लागतें बढ़ जाती है, जिससे मूल स्वीकृत राशि से अधिक अतिरिक्त अनुदान पर विचार किया जा रहा है। और यह भी सोचा जा रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण सीमेंट, सरिया, अन्य जो इनपुट्स होते हैं, जो आपके संसाधन होते हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार निर्माण लागत जो बढ़ जाती है, उसके लिए जो सरकार ने यहां पर कम पैसा दिया, 5 लाख तक का ही अनुदान देते हैं, उसको बढ़ाने पर विचार चल रहा है। अब हमारे पास अगला पॉइंट डिस्कशन होता है उज्ज्वला, जो अभी आपने पूछ रहे थे, उज्ज्वला प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो उज्ज्वला प्रोग्राम के लिए हम लोग देखते हैं, उज्ज्वला जो प्रोग्राम था, हाँ, ये देखिए 4 दिसंबर 2007 को उज्ज्वला नाम से एक व्यापक योजना शुरू की गई। ठीक है, ये उज्ज्वला नाम से 4 दिसंबर 2007 से इस कार्यक्रम को चालू किया गया। अवैध व्यापार को रोकने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। और मानव की जगह अगर आप कहिए महिला तस्करी या बच्चों की तस्करी, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो रही है इस समय, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है, और इसको अवैध व्यापार को रोकने के लिए 4 दिसंबर 2007 से उज्ज्वला नाम की एक व्यापक योजना शुरू की गई। और इस योजना के 5 विशेष घटक हैं। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा, 5 घटक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, रोकथाम, कैसे इसको रोका जाए। जो लगातार महिलाओं का अवैध व्यापार किया जा रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, आप उनको गांव से उठा लेते हैं, फिर जॉब के नाम पर पहले आप किसी बड़े सिटी ले जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, और उसके बाद फिर आप वर्ल्ड लेवल पर आप भेज देते हो, विश्व बाजार में इनको उतार देते हो। और वर्ल्ड लेवल पर जाने के बाद पहले जब इनके पास क्या होता है, पहले जब ये लोग टीनेजर होते हैं या यंग होते हैं, तो इनको वैश्यावृत्ति में धकेला जाता। और जब इनकी एज समाप्त होने वाली होती है, एज का मतलब होता है एक चार्म समाप्त होने वाला होता, तो इनको और दुर्गति होती है, और इनको क्या कहते हैं, नौकर वाला काम कराया जाता है। और जब और इनकी एज समाप्त होती है, तो इनके ऑर्गन्स का भी लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया है कि महिलाओं को किस प्रकार से हमारे समाज ने बीभत्स या क्रूर उनके साथ व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया है। इस पर गवर्नमेंट ने उज्ज्वला नाम की एक योजना चलाई, और इसके माध्यम से उन्होंने पहला रोकथाम पर कार्रवाई करना, फिर रिहाई पर, इनके रिहाई के लिए कभी कभी वर्ल्ड में आपको सब, इंडिया में तो ठीक है कहीं महिलाएं हैं, ठीक है, कहीं वैश्यावृत्ति में लिप्त पाई गई या उनको जबरदस्ती धकेल दिया गया, तो वो तो निकाल लिया जाता। लेकिन हमको प्रॉब्लम क्या होती है, वर्ल्ड लेवल पर बड़ी प्रॉब्लम होती है। वर्ल्ड लेवल पर किसी कंट्री से एक महिला को निकाल करके लाना शायद बहुत प्रॉब्लम होती है। कितने MOU से गुजरना पड़ता है, कितना हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का जितनी एजेंसीज होती है उनके माध्यम से किया ये सारे कार्रवाई करना पड़ता है, और एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके रिहाई के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चाहे नेशनल लेवल की हो चाहे इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम हो, उस पर हम लोग फोकस करेंगे।
पुनर्वास पर। लेकिन जब वो महिला आ जाती है तो उसके लिए पुनर्वास जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, और पुनर्वास का मतलब होता है उनको, क्योंकि उनका परिवार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। आज भी ये समाज का मुझे थोड़ा सा बैड वो लग रहा है, एक गलत दृष्टिकोण लग रहा है कि ठीक है, अब उनकी गलती नहीं थी, एक महिला की, एक बालिका की थोड़ी गलती थी, जो आप क्या होते परिवार में पुनः वापसी से आप मना करवा कर दे रहे हो। ठीक है, ये एक आज भी समाज के लिए हमारे पास थोड़ा सा एक अभिशाप ही कहें तो है कि आप उस नजरिए से नहीं देख रहे हो जिस प्रॉब्लम्स में वो लड़की गई या प्रॉब्लम में आई। तो ये पुनर्वास एक हमारे लिए आज बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। पुनः एकीकरण और स्वदेश भेजना, शायद ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबसे बड़ा चैलेंज है। और 4 दिसंबर 2007 को इसलिए एक वर्ल्ड वाइड वुमेन एम्पावरमेंट के कार्यक्रम को चलाने के लिए, ठीक है, इस तरह का ये कार्यक्रम चालू किया गया। और इसके अंतर्गत 5 कॉन्सेप्ट है, पांचों घटकों को जो हमारे फैक्टर्स हैं इन पर हम लोग चलो डिस्कशन करते हैं। पहला है आपका पॉइंट रोकथाम। रोकथाम के अंतर्गत सामुदायिक निगरानी दल, किशोर किशोर दल बनाना, पुलिस, सामुदायिक नेताओं को जागरूक करना, आईईसी सामग्री तैयार करना, कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि है। सबसे पहले रोकथाम के लिए आपको होता है कि आपके अंदर जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। और समाज में आप क्या होता है, जहां भी आप जाइए अपनी नजर को पैनी नजर में कन्वर्ट रखिए, अपनी नजर को ढीले मत छोड़िएगा, कौन व्यक्ति किस टाइप में आ रहा इस पर। तो सबसे पहले जागरूकता, और जागरूकता किसके लिए, छोटी लड़कियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए इनको जागरूक करना होता है। और सामुदायिक, इसी परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक निगरानी दल, ठीक है, सामुदायिक निगरानी दल, कोई अननोन पर्सन आपके एरिया में आता है, अननोन व्यक्ति बाजार में बार बार घूमता, इस पर वो क्या करते हैं, नजर रखते हैं। किशोर दल बनाना, ठीक है, किशोर दल बनाना, कुछ लड़कों को लगा करके इन समाज पर क्या करते हैं, निगाह रखते हैं। पुलिस को ट्रेंड करना, सामुदायिक कम्युनिटी जो नेता होते हैं इनको एक्टिव किया जाता है, और ये लोग क्योंकि एक्शन तुरंत ले सकते हैं तो इनको भी लाया जाए। ठीक है, जागरूक करना, आईईसीसी आपका जो मटेरियल है, अन्य मटेरियल जो कंप्यूटरीकृत होता है उनको तैयार करके आप क्या कहते हैं, मोबाइल फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और कार्यशालाओं, वर्कशॉप के आयोजन के माध्यम से हम इनको रोकथाम कर सकते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा स्टेप हमारा होता है जागरूकता, इसलिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जागरूक करना बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था। दूसरा हमारे पास होता रिहाई या मुक्त करना, शोषण किए जाने वाले स्थान से सुरक्षित रिहाई करना गवर्नमेंट का टारगेट बन गया। ठीक है, तीसरा आपके पुनर्वास की समस्या, चिकित्सीय सहायता, उनको मेडिकल हेल्थ हेल्प दी जाए, कानूनी सहायता, कोई डिस्प्यूट है तो उस कानूनी सहायता को क्या किया जाए, आपको जो आपका लॉस है, लॉ, उसको हेल्प दिया जाए। व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, जो आपने देखा कि ऊपर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स बनाए गए, वो शायद यही पुनर्वास के अंतर्गत आ रहा था। और आपका अल्पावधि गृह आ रहे थे, ये 2 जो कार्यक्रम थे वो पुनर्वास के अंतर्गत ही गवर्नमेंट ने जारी किए। और आय उत्सर्जक गतिविधियों में, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में उन महिलाओं को लगाया जाए ताकि उनका मन लगा रहे और वो अपनी जीविका को आराम से अर्न कर सके। ठीक है, चौथा पॉइंट है पुनः एकीकरण, पीड़िता के इच्छा अनुसार उसे परिवार या समुदाय में एकीकृत करना, काउंसलिंग करना। पुनः एकीकरण का मतलब होता है इसके अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो इस परिवार की वो लड़की है या वो महिला है, उस परिवार के साथ उसको हम लोग मिला देना चाहते हैं ताकि वो अपने परिवार का पुनः पार्ट बन जाए और अपने परिवार के साथ वो फिर से घुल मिल जाए। कोशिश की जाती है कि लेकिन इसके में पीड़िता की इच्छा जरूर पूछी जाती है कि क्या आप ऐसा करना चाहोगे। ठीक है, तो इस तरह पुनः एकीकरण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता ताकि एक बिछड़े को परिवार मिल जाता। और पांचवा होता जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रैफिकिंग होती है, वो सीमा पर चल रहे पीड़ितों की सुरक्षित वापसी का एक्शन गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया, और ताकि महिलाओं को क्या जाए, समाज के मुख्य धारा में या उनकी जीविका के लिए या उनके प्रशिक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। तो ये कार्यक्रम था। अब देखिए, इसी को आगे बढ़ाने के लिए
आपने देखा होगा अभी तक बजट का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, लेकिन पहली बार लैंगिक बजट की बात की गई। लैंगिक बजट का मतलब होता है जेंडर बजटिंग, जिसको आप कहते हो जेंडर बजटिंग। मैं जब बजट का पोर्शन पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आपको बताऊंगा बजट, व्हाट इज बजट। लेकिन आज हम लोग जेंडर बजट पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। जेंडर बजट क्या होता है? लगातार इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी इकोनॉमी में बढ़ रही है। जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जो बड़े पद, आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लो, जेंडर इनइक्वलिटी है कि नहीं? लड़कियों की संख्या कम, लड़कों की संख्या ज्यादा। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो जो ये इनइक्वलिटी का कारण है, तो जेंडर बजटिंग का मतलब होता है कि हमको जानबूझ करके जो गर्ल्स जैसी कार्यक्रम होते हैं, इन पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाए, इनकी एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि इनका भी डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। इसके लिए जेंडर बजटिंग बजटिंग जैसा कॉन्सेप्ट लागू किया गया। तो जेंडर बजटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता था? वास्तव में बजट के माध्यम से स्पेशल कार्यक्रम चलाना। किसके लिए कार्यक्रम चलाना? वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, ताकि ये पुरुषों के समक्ष आकर के खड़ी हो सके और समाज के जो हमारे दो पहिए हैं, स्त्री तथा पुरुष, दोनों को पैरेलल क्या किया जाए? डेवलपमेंट का काम किया जाए। इसलिए इसके अंतर्गत लैंगिक बजट बनाने की बात की गई। और यह बजट कहां पर खर्च होगा, इनको भी हम देखेंगे। तो बजटीय प्रक्रिया में लिंग को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए लिंग आधारित बजट या जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई। ठीक है, बजट की प्रक्रिया के दौरान लिंग संभावनाओं को हर स्तर पर, हर चरण में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, चाहे आप प्राइमरी एजुकेशन की बात कर लो, चाहे हायर एजुकेशन की बात कर लो, हर स्तर पर लैंगिक बजट को लागू किया जाएगा। इसके साथ बजट में लिंग भेद आकलन का अनुमान लगाकर उन उपायों को बजट में पूरा कर लिया जाएगा और देखा जाएगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे लागू किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा 2004-5 में लिंग समानता बजट पर एक मिशन वक्तव्य स्वीकार किया गया। एक ये हमारा मिशन है। इस मिशन का मतलब ये नहीं होता कि हम गर्ल्स या वुमेन के लिए बहुत अधिक हेल्प कर रहे हैं, पुरुष के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम समानता पर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस दिन वो मेल के इक्विवेलेंट आ जाएंगे, तब हमको लैंगिक बजट की आवश्यकता, जेंडर बजटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि ये समाज में अभी बहुत नीचे हैं, जो आपके पास फीमेल हैं, इनको मुख्य धारा में या बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए लैंगिक बजट की आवश्यकता बहुत ज्यादा। तो सरकार कुछ स्पेशल प्रोग्राम चालू करेगी ताकि महिलाओं का विकास तेजी से हो सके और वो पुरुषों के समक्ष आकर के खड़ी हो सके। ठीक है, उस मिशन को लागू करने के लिए रणनीतिक रूपरेखा रेडी की गई और 2005 के बाद इसके अंतर्गत प्रशिक्षण, ट्रेनिंग स्पेशल वुमेन्स के लिए चालू किया जाएगा। कौशल निर्माण किया जाएगा, वुमेन्स का जागरूकता पैदा की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि क्या क्या आपके समाज में हो सकता है, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी। तो जागरूकता, पैरवी, अगर कोई प्रॉब्लम आपको डिस्प्यूट आता है तो गवर्नमेंट इसके माध्यम से पैरवी भी आपकी करेगी। अग्रहीकरण, लैंगिक लिंग उत्पाद अनुमान पर गहन कार्य किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए 2005 में, जब 4-5 में हमने बजट को एक्सेप्ट किया, तो इसके बाद हमने मिशन भी अपना बताया कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद उनके अंदर जागरूकता पैदा करेंगे ताकि वो क्या होता है, मुख्य धारा में आए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लिंग आधारित बजट के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जेंडर बजट है उसको किसके अंतर्गत रखा गया, नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है, और ये मंत्रालय के लिए अलग से लिंग बजट का ब्यूरो गठन करता है। ये अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं बजट डिपार्टमेंट को कि हमको महिलाओं तथा बच्चियों के विकास के लिए कितना अधिक बजट की आवश्यकता अलग से पड़ेगी। तो ये जो महिला एवं बाल विकास होता विभाग, ये बजट को तैयार करके वहां पर भेज दिया जाता है। मंत्रालय लिंग आधारित बजट के लिए क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के साथ साथ प्रशिक्षण नियमावली तैयार करने की भी योजना बना रहा है। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर यह नहीं कि आपको इस बजट के माध्यम से आपको दिल्ली हम बुलाएं, दिल्ली में आपको ट्रेनिंग दें, ऐसा नहीं है। जिस एरिया का ये बजट है, जैसे अल्मोड़ा का अगर बजट है तो अल्मोड़ा एरिया में ही
आप उसी क्षेत्रीय संसाधनों पर वहीं पर आप इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आप चालू करिए और वहीं पर इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, ताकि आपके क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकृत योजना चालू रहे और एक शहर पर ज्यादा बोझ ना बनने पाए। ठीक है, जनवरी 2009 में भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों ने लिंग आधारित बजट पुस्तिका माननीय राज्य मंत्री द्वारा जारी की। अब भारत सरकार ने 56 मंत्रालयों तथा विभागों ने लिंग आधारित बजट इकाइयां शामिल कर ली है और उन्होंने अपने अपने यहाँ एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया है ताकि जेंडर बजटिंग पर विचार किया जा सके। जो आपके ख्याति प्राप्त संस्थान है, आप जान सकते हो भविष्य में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जो मंसूरी में है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो IIPA के नाम से जाना जाता है न्यू दिल्ली में है, वीवी गिरी जो है वो आपका दिल्ली में नोएडा में है। इन पर क्या होता, मुख्य रूप से प्रशिक्षण संपन्न कराया जाता है और इनको जेंडर बजटिंग के माध्यम से ज्यादा बजट दिया जाता है ताकि प्रशिक्षण का ये काम प्रॉपरली का संपन्न कर सके और उसके बाद आगे की कार्यक्रम आगे महिलाएं रोजगार या अन्य कार्यक्रम के लिए तैयार हो सके। ठीक है, और उन्होंने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जेंडर बजटिंग को इन्होंने ये जितने ट्रेनिंग सेंटर्स आपके नेशनल लेवल के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इन ट्रेनिंग सेंटर्स ने जेंडर बजटिंग के माध्यम से जो आपका पाठ्यक्रम रेडी किया है वो जेंडर बजटिंग के आधार पर ही रेडी किया गया है। और इस दौरान आप देख सकते हो कि जेंडर बजट जो है वो 2.79% 2.79% से ह्यूज बढ़ोतरी होकर के 6.22 हो गई है। अर्थात गवर्नमेंट जो चाह रही है कि इस जो आपका जेंडर बजट है इस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च हो ताकि ये जो महिलाएं पिछड़ रही हैं या किसी कारण से उनको मुख्य धारा में लाए। अगला आपका है कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। राष्ट्रीय सशक्तिकरण महिला मिशन विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की स्कीम कार्यक्रमों के सम्मिलित द्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 8 मार्च 2010 को एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखना, इसमें एक नया पॉइंट आपको जोड़ा गया। नया पॉइंट क्या था? पहले आपने देखा होगा जो अभी तक मैंने बात की थी, मैंने आपको सामाजिक एम्पावरमेंट की बात की थी इसके पूर्व। फिर दूसरा पॉइंट था आपका आर्थिक एम्पावरमेंट। आर्थिक एम्पावरमेंट की बात हमने अभी इसके पूर्व की थी, लेकिन यहां पर आप शैक्षणिक वर्ड का प्रयोग करने लगे। मतलब इन्होंने अपने आयाम में एक और आयाम जोड़ दिया कि वुमेन्स को शिक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से ऑटोमेटिक वो एम्पावर्ड होने लगेगी। तो इस पर पहले जो एक दो आपका एम्पावरमेंट के डिफिनीशन के अंतर्गत उन्होंने कॉन्सेप्ट को लिया था, आयाम को लिया था, सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम को लिया था। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत शैक्षणिक आयाम को भी इन्होंने शामिल कर दिया और 8 मार्च 2010 को इसे लागू कर दिया गया। ये बिल्कुल न्यू कार्यक्रम था। ठीक है, शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण नीति दिशा निर्देश करेगा और इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री जी करेंगे। ठीक है, इसके 13 मंत्री होंगे और इसकी सहायता के लिए केंद्रीय समिति जो बनेगी वो अंतर मंत्रालयीय समन्वय समिति होगी, जो जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा, सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जब इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके अंतर्गत सरकारी स्कीम और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के लिए मीडिया रणनीति तैयार करने के साथ साथ समाज में अभिशाप्त सामाजिक कुरीतियों के बारे में जागरूकता प्रदान करना। ठीक है, और अभिशाप्त सामाजिक कुरीतियां आप समझ सकते हो, डावरी जैसी सामाजिक अभिशाप्त होती है, बाल विवाह जैसे होते हैं। तो इस प्रकार के अभिशप्त सामाजिक जो कुरीतियां होती हैं उन पर जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर राज्य मिशन अधिकरण और राज्य महिला संसाधन केंद्र होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कार्यक्रम हमारा चालू किया गया, आंध्र प्रदेश, आपका उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, बिहार, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ठीक है, राज्य मिशन अधिकरण की स्थापना की सूचना दी है। गुजरात और जम्मू कश्मीर ने भी राज्य महिला
केंद्र भी गठित किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नेशनल मिशन हमने महिलाओं के लिए चालू किया, महिला सशक्तिकरण के लिए। और इसके अंतर्गत, क्योंकि इसको इफेक्टिव रूप से लागू करना अनिवार्य था, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी अध्यक्षता की और 13 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल बनाया गया। और इन 13 मंत्रियों के मंत्रिमंडल के द्वारा इसे नेशनल रूप पर इफेक्टिव रूप से इंप्लीमेंट किया गया, ताकि सारी महिलाएं मुख्य धारा में आ जाएं। ठीक है, राष्ट्रीय मिशन के मुख्य कार्य क्या क्या है? महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना, और आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आपको सबसे पहले प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण प्रदान करना सबसे पहला टारगेट था। दूसरा, आपके पास व्यवसायिक कोर्स यानी रोजगार परक कोर्सों के लिए, जो वही प्रशिक्षण वही ट्रेनिंग होती है, लेकिन अगर आपको कोई शिक्षा है तो व्यवसायिक शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी। ट्रेनिंग एंड व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, ताकि आप आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त हो सके, आप स्किल्ड आप क्या करें, जॉब को संपन्न कर सके, और इस स्किल्ड जॉब से आप आर्थिक रूप से सशक्तिकरण को प्राप्त कर सके। महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करना, ठीक है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा लगातार समाज में बढ़ती जा रही है, ठीक, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो सामाजिक हिंसा हो, ठीक है, ये इस हिंसा को समाप्त करना इसका उद्देश्य था, कम नहीं, समाप्त करने की बात की गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर, क्योंकि महिलाओं को जो मेडिकल सुविधाएं होती, उनकी आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है उनके लाइफ में, इसलिए स्वास्थ्य पर बहुत अधिक फोकस रखा गया। और एजुकेशन पर विशेष जोर दिया गया, ताकि आप शैक्षणिक सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट को वो लोग एक्सेप्ट करें और महिला अपने स्वास्थ्य तथा शिक्षा को इंप्रूव कर सकें। प्रतिभागी मंत्रालयों, संस्थानों और संगठनों के कार्यक्रम, नीतियों, संस्थानिक व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं में जेंडर मिनिस्ट्रीम कार्य की निगरानी किया जाए, यानी जो नीतियों के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाए, उसको हम लोग क्या करें, प्रॉपर डेवलप करने की बात की गई। अगला कार्यक्रम महिलाओं के लिए चालू किया गया, परिवार परामर्श केंद्र। इसे हम लोगों ने भारत सरकार ने 1983 में इस स्कीम को चालू किया, और इसके अंतर्गत अत्याचार का शिकार की हुई महिला, ठीक है, और पारिवारिक असहयोग की समस्या का सामना कर रही महिला, ठीक है, महिलाओं और बच्चों को इसके अंतर्गत पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया। ठीक है, परिवार परामर्श केंद्र नाम से ये योजना 1983 में चली, और जिसमें अत्याचार, ठीक है, या पारिवारिक असहयोग, ठीक है, की समस्या का जो सामना बच्चे और महिलाएं कर रहे थे, उसको इसके अंतर्गत पार्ट बनाया गया। ये केंद्र महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता करेगा, आम लोगों की राय बनाने के लिए भी काम करते हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, कानूनी सलाह, इकाइयां, ग्रहों आदि के निकट सहयोग से पुनर्सेवाएं चलाने का इसके अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया। तो परिवार परामर्श केंद्र वास्तव में एक और मील का पत्थर साबित हुआ, किसके लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में। इसके लिए उपयुक्त शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले परामर्शदाताओं की मदद ली जाएगी। ठीक है, एक महिला होती है, अब महिला परेशान होती है, तो उसको कानूनी विधिक जानकारी वाला कोई परामर्श होगा, जो स्पेशलिस्ट होगा, वो एडवाइज करेगा। ठीक है, वो एडवाइज उसको दिलाई जाएगी, ताकि वो मेन फ्लो में बनी रहे। वो ये ना समझे कि केवल सरकार ने हमको एक मकान दे दिया है और खाने के लिए दे दिया, ट्रेनिंग दे दिया, नहीं, आपको विधिक सहायता के लिए परामर्शदाताओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली विधिक सहायता ले सकें। ठीक है, कुछ राज्यों में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत इन केंद्रों की सेवा प्रदाता और परामर्शदाताओं को संरक्षण अधिकारी घोषित किया गया है। तो इन केंद्रों ने बहुत अधिक भूमिका निभाई है घरेलू हिंसा के विरुद्ध, और घरेलू हिंसा में महिलाओं की तरफ से इन्होंने बहुत अधिक सपोर्ट किया है और महिलाओं को एक विधिक राह दिखाने में काफी मदद की है। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के लिए कंडेंस पाठ्यक्रम क्या आता है, वयस्क लड़कियां और महिलाएं जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही, लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि हमारे विवाह जल्दी हो जाता, परिवार ने कर दिया है। दूसरा, माइग्रेशन, आपका प्रव्रजन या पलायन होने के कारण
आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाई। तीसरा, हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण आप नहीं थे। चौथा, घर में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी होने के कारण, बड़े भाई को तो पढ़ा दिया लेकिन मैं गर्ल्स थी, मुझे नहीं पढ़ाने के लिए बाहर भेजे, तो ये जो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी इसके कारण। और पांचवा, कभी कभी आपके पास का सोसाइटी उतना अच्छा नहीं होता जिससे आपको बाहर निकलने में डर लगता। तो इन कारणों से अगर आप मुख्य धारा में, शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई हैं, तो उन्होंने, या किसी कारण से आपने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम पुनः शुरू किए जाएं। इसके तरह जनजातीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और पहले इनके लिए पाठ्यक्रम शुरू करके उनके एजुकेशन का कार्य पूरा किया जाएगा जहां से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। 15 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करते हुए दक्षता विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक उन गवर्नमेंट का टारगेट है आपको प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ताकि आप आत्मनिर्भर बन सको। कौन सा? आर्थिक आत्मनिर्भर बन सको। और एजुकेशन के माध्यम से इन्होंने एक नया डायमेंशन हाल ही के दिनों में जोड़ा, जिसके माध्यम से आपको शैक्षणिक सशक्तिकरण की बात बहुत ज्यादा कर रही है सरकार। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए ये जो आपके एजुकेशन की आवश्यकता होगी, इन पर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है। प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, मैट्रिक स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। पाठ्यक्रम आवश्यकता आधारित स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। अब इसमें क्या है? स्थानीय जरूरतों, जहां की आप लोकल लैंग्वेज, अगर लोकल भाषा का आप ज्ञान रखते हो तो उस भाषा में तैयार किया जाएगा। और अगर उस एरिया में रोजगार से संबंधित ये स्थानीय जरूरत को पूरा करता है तो स्थानीय रोजगार के अनुरूप, ठीक है, स्थानीय रोजगार के अनुरूप भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ऐसा इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या होता है कि आपको लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग आपको प्रशिक्षण दिया जाए। वैसे सरकार हायर एजुकेशन के लिए बहुत कदम उठाई है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलरशिप उन्होंने लॉन्च की है। और आप देखोगे चल करके आगे कि गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने में जो महिलाओं का उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए शोध या अन्य कार्यों में भी बहुत अधिक आर्थिक मदद देती है। लेकिन अभी उनका बेसिक टारगेट यह है कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक उनको शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम को कंप्लीट किया जाए। अगला है जागरूकता सृजन कार्यक्रम। इस स्कीम को 1986-87 में ग्रामीण और निर्धन महिलाओं की आवश्यकता को पहचान करने, ठीक है, कि गांव में कौन सी महिलाएं हैं और जो महिलाएं गांव में हैं वो वास्तव में उनको क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो गांव की जो महिलाएं हैं उनको उनकी पहचान करने के लिए कि कौन सा वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं, उन वीकर सेक्शन की पहचान करने के लिए और विकास से संबंधित अन्य कार्यक्रमों में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से चालू की गई। तो यानी इसके अंतर्गत आप याद रखिएगा, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का टारगेट बनाया गया, ठीक है, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं को, ठीक है, क्योंकि ये महिलाएं अपने आप को समाज में अपनी पहचान छुपाने का प्रयास करते हैं, या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सामाजिक उदासीनता के कारण भी ऐसा पाया जाता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट कैंप लगा करके स्थानीय मुद्दों को सहित महिलाओं की स्थिति जानने की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको लोकल में हो रही है, ठीक, कोई हिंसा हो रही है, कोई सामाजिक अत्याचार हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, स्थानीय कैंप लगाएगी। महिलाओं और कानून, इसके विषय में जानकारी प्रदान करेगी कि आपके लिए कौन कौन से कानून होते हैं और इनका प्रयोग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य, ठीक है, आपका पर्सनल स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के विषय में आपकी जांच की जाएगी, आपको जागरूक किया जाएगा। और कम्युनिटी जो आपके होता हेल्थ, उसके लिए साफ सफाई की इंपॉर्टेंस पे बात की जाएगी, तकनीक पर बात की जाएगी, पर्यावरण पे बात की जाएगी, अर्थव्यवस्था जैसे मसलों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। तो ये जागरूकता सृजन कार्यक्रम 1986 चालू किया गया और इसके अंतर्गत ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं को जागरूक करके समाज के मुख्य धारा में लाने का टारगेट इस कार्यक्रम का बनाया गया, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत इन कैंपों में महिलाएं इकट्ठे होकर के अपने अनुभव और विचार आपस में बांटती हैं। इस प्रकार सच्चाई से रूबरू होती हैं कि वास्तव में जो आपका समाज दिख रहा है अंदर से कुछ और है। अपनी समस्याओं से निपटने और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनाती हैं। इसी 8 दिवसीय कैंप, इसके अंतर्गत 8 दिन के कैंप लगाए जाएंगे। 2 दिवसीय पश्चात कार्रवाई के लिए 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मान लीजिए कोई महिला ऐसे बताती है कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और उनके घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो 8 दिन के कैंप में 2 दिवस के बाद 10,000 का इस कैंप के अंतर्गत अनुदान प्रदान किया जाता है। और जो कैंप आयोजकों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी 33 राज्यों में प्रशिक्षण संगठनों की पहचान की गई है और इन प्रशिक्षकों को 1,000 रुपए की व्यवस्था भी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा, ताकि ये अपना प्रशिक्षण का कार्य चालू रख सके। अगला आपका कार्यक्रम है स्त्री शक्ति पुरस्कार। स्त्री शक्ति पुरस्कार आपका अगला कार्यक्रम है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यक्रम चालू किया गया। सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के व्यक्तिगत योगदान को, ठीक है, देखो हर महिला में कुछ ना कुछ पावर होती है, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में लगा सके, चाहे वो देखिए आपका इंदा नुई से लेकर के वर्ल्ड में आप बहुत महिलाओं ने आज आप देखिएगा गोल्ड, आपने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी देखा होगा, ये एक प्रकार का व्यक्तिगत योगदान था। और इस व्यक्तिगत योगदान को अगर जारी रखा जाए, इसको प्रमोट किया जाए, तो सारी एक महिला के कारण हजारों महिलाएं प्रेरित हो सकती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर व्यक्तिगत योगदान को अगर सरकार सपोर्ट कर दे तो एक महिला का किया गया कार्य 1,000 महिलाओं से अधिक लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनेगा और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए ये एक प्रकार से प्रमोशनल का काम करेगा। इसलिए स्त्री शक्ति पुरस्कार चालू किया गया, ठीक है, कि आपने जो कार्य किया उसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा। और एक स्त्री को व्यक्तिगत योगदान को पहचान देने के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया। केंद्र सरकार ने स्त्री शक्ति नाम से 5 राष्ट्रीय पुरस्कार चालू किए हैं, ठीक है। कौन कौन से? ये पुरस्कार भारतीय इतिहास की सम्मानित महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं जो अपने साहस एकता के लिए विख्यात थी, जैसे देवी अहिल्या बाई होलकर पुरस्कार अब महिलाओं को मिलने लगा है, ठीक है। कंगी माता जीजाबाई, रानी गिंडेनेलू जेलियांग और रानी लक्ष्मीबाई, ये 5 पुरस्कार चालू किए गए हैं। आपका होमवर्क हम एक देते हैं कि इन 5 महिलाओं के विषय में आप विस्तृत जानकारी कलेक्ट करके जरूर नोट करिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि जिस पर पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार पाने वाली जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, इनकी कोई ना कोई विशेषता होगी, तो यह क्यों रखा गया इसके विषय में आपको जानकारी होना अनिवार्य है। वर्ष 2007 से स्त्री शक्ति पुरस्कार की उप श्रेणी में रानी रुद्रमा देवी का नाम भी जोड़ा गया है, ठीक है, इनको भी दिया गया। ये पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल, यानी आप समझ गए होंगे प्रशासनिक कौशल का मतलब होता उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल, नेतृत्व क्षमता और साहस के लिए व्यक्तिगत रूप से महिला और पुरुष को प्रदान किया जाता है, ठीक है। इन पुरस्कारों के तहत 3 लाख रुपए का नकद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो स्त्री शक्ति पुरस्कार वास्तव में एक स्त्री को अपनी व्यक्तिगत योगदान और पहचान देने के लिए, ताकि समाज की मुख्य धारा में अपने सर्वांगीण विकास को उसको गवर्नमेंट सराहे, ताकि वो अन्य के लिए प्रेरणा बन सके, इसलिए स्त्री शक्ति पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला हमारे पास है ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागृत विकास योजनाएं, ठीक है, ये चालू की गई। ग्रामीण, देखो इसमें रूरल एंड पुअर, ठीक है, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं हेतु जागृत विकास परियोजनाओं को आरंभ किया गया। ये 1987 से 87-88 में किया गया था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं की आवश्यकताएं ज्ञात करना, कि उनको क्या नीड्स है और वो किस पर काम चला रही, यह जानना। समाज एवं परिवार में उनके स्टेटस के प्रति उनमें जागृति का विकास करना, ठीक है। आप कभी जब ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो पता चलता उनका स्टेटस न्यूट्रल है, ठीक है।
परिवार में उनकी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, उसके विषय में जागृत प्रदान करना, जागृत विकास करना इसका उद्देश्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तकनीक एवं पर्यावरण आदि जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटना, अपने अधिकारों के प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उन्हें सक्रिय बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य बनाया गया है। ठीक है, अगला कार्यक्रम है बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम। बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, बच्चों में देखिए कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है, और आपको एक बता दे समस्या क्या है, पर पोषण की समस्या बहुत ज्यादा अब भारत में बढ़ती जा रही है। कुपोषण, जब आपको आवश्यक न्यूट्रिशन ना मिले, आवश्यक जो पोषक तत्व नहीं मिलते तो कुपोषण कहते हैं। लेकिन अब भारत में देखिएगा शहरी क्षेत्रों में पर पोषण की समस्या ज्यादा आती जा रही है, और पर पोषण का तात्पर्य होता कि ओवर न्यूट्रिशनल हो जाना। दिन भर टीवी के सामने बैठ करके हम लोग नमक से संबंधित वस्तुएं खाते रहते हैं और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियन चीज खाते रहते हैं, जिससे भारत में मोटापे जैसी समस्या वृद्धि होती चली जा रही है। तो आज हमारा भारत कुपोषण की समस्या से तो ग्रसित है, अब हमको लगता फ्यूचर में पर पोषण जैसा जो आपके पास ओवर न्यूट्रिशन वाली एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही, जो यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा विद्यमान हो गई है, ये एक नई समस्या आ जाएगी। इस पर भी निपटने के लिए हमको विचार करना होगा। तो अभी तो बहरहाल हमने बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में व्याप्त कुपोषण पर ही गवर्नमेंट ने ध्यान व्याप्त किया है। ठीक है, इस 1970 में निम्न आय वर्ग जिनकी इनकम बहुत है, परिवार से संबंधित 3 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराती है। और आपने देखा होगा आंगनबाड़ी के माध्यम से ये जो पूरक आंगनबाड़ी के माध्यम से ये पूरक पोषाहार आपके बच्चे तक उपलब्ध हो जाता था। ठीक है, ताकि आपके बच्चे में कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम न रह जाए। इस योजना में स्वास्थ्य सुविधाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे बच्चों का टीकाकरण, स्थानीय निकायों के सहयोग से बेहतर सफाई और पर्यावरण की व्यवस्था करना बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 1970 से यह कार्यक्रम चल रहा था, और 1970 से यह कार्यक्रम चलने का उद्देश्य था बालकों में जो पोषाहार की समस्या है और स्वास्थ्य, पोषाहार प्लस स्वास्थ्य, पोषाहार प्लस स्वास्थ्य, दोनों समस्याओं को यह टैकल किया, दोनों समस्याओं से संबंधित इसने अपने सॉल्यूशंस रखे। प्रौढ़ महिलाओं, जो आपके बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग क्या मतलब होता है, एक मिड एज के आसपास वाली जो महिलाएं होती हैं, संक्षिप्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी जो महिलाएं जो मिडिल एज पे चल रही हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम लोग मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम चालू किए, और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 1958 में 1975 में प्रारंभ की गई। 1988 और 1989 में इन योजनाओं में कुछ और संशोधन किए गए, और संशोधन क्या था, उनको उनकी परिस्थिति के अनुरूप बनाना था, ताकि वहां पर जो उनके कार्य के अवसर हों, उन कार्य के अवसर के अनुरूप उनको हम लोग क्या करते हैं कि उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ताकि वो जीविकोपार्जन में सक्षम बन सके। आपने देखा होगा अचार जो इंडस्ट्री होती है, अचार महिलाएं मिलकर के बनाने लगती हैं, एक प्रकार से हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करने लगता है, सामाजिक कार्यों में शक्ति संपन्न बन सके। इन कार्यक्रमों में अनुदान नॉन मैचिंग के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं, और संशोधित योजना 1991 से क्रियान्वित की जा रही है, जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो प्रोग्राम्स के लिए जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा उसके लिए दिया जा रहा है। अगला है शिशु गृहकर्ता प्रशिक्षण। शिशु गृहकर्ता देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया हाल ही के दिनों में, और इसमें क्या होता है, वर्किंग जो वुमेन होती है, जैसे वर्किंग वुमेन होती है, उसको प्रॉब्लम ये होती है कि उसके साथ एक बेबी होता है, और बेबी को वो तो घर में भी नहीं छोड़ सकती है, और क्या करती है कि अगर ऑफिस में ले जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक क्या हुआ है, एक आपका क्रीच वर्कर्स आपका बना दिया, कि अगर जहां पर, अब मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं क्लियर है, लगभग 10 महिलाओं से अगर ज्यादा महिलाएं काम करती हैं और वो बेबी युक्त हैं, उनके साथ बेबी है, तो एक क्रॉच यानी एक दाई मां की नियुक्त की जाएगी, जो इन 10 बच्चों को, जो महिलाएं हैं इनके बच्चों का केयर और एजुकेशन से संबंधित जो छोटी मोटी एक्टिविटी है वो वहीं पर प्रदान की जाएगी। चाहे वो कॉलेज में महिलाएं काम कर रही हों,
चाहे वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर रही हो, चाहे किसी आपके कंपनी में काम कर रही हो, तो क्रोच के माध्यम से उनके बच्चों का केयर किया जाता है ताकि महिला अपने बच्चे के पास रह सके। ठीक है, महिला दूर से ऑब्जर्व कर सके और जैसे ही ऑफिस ऑफ होता है उसके साथ ही बच्चे भी अपने मां के साथ वापस आ जाते हैं। तो एक प्रकार से महिला के कार्य भी संपादित होते रहते हैं, महिला की नजर में उनका बच्चा भी रहता और बच्चे का विकास भी प्रॉपरली होता जाता है। इसके लिए सरकार ने शिशु ग्रहकर्ता प्रशिक्षण ओपन किया गया। महिला एवं बाल विकास द्वारा 1986-87 में शिशु ग्रह कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य शिशु ग्रह संचालित करने हेतु शिशु सदन के कार्यकर्ताओं को, ठीक है, अब शिशु सदन के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना था। आप क्रच प्राइवेट भी बहुत से लोग ओपन करने लगे, दिल्ली मुंबई में बहुत क्रच आप देख सकते हो। और बहुत अधिक क्रच देखने का तात्पर्य यह होता है कि आप यहां पर जो एक आप देख सकते हो कार्यक्रम, हाँ, तो ये जो कार्यक्रम आप देख सकते हो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हाँ, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बच्चों का विकास प्रॉपरली तरीके से हो, क्योंकि वास्तव में यह था कि बच्चे घर में अगर छोड़ के हम जाते थे तो एक प्रकार से डर बना रहता था। और डर बनने का कारण क्या था कि पता नहीं हमारा बच्चा किस परिस्थिति में रह रहा हो। तो क्रच सिस्टम प्रारंभ किया गया ताकि आपके बच्चे का विकास प्रारंभ हो सके, मतलब प्रॉपर हो सके। और शिशु ग्रह कार्यकर्ता प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत जो भी क्रच खोलेगा उसको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ 1989 आपके 89-90 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय समाज कल्याण जो बोर्ड है की कर दिया गया ताकि इस कार्यान्वयन को स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित किया जा सके। स्वैच्छिक संगठन इसमें आए और इस प्रकार के क्रच ओपन करें और इसको ऑपरेट करें ताकि बच्चों का विकास प्रॉपरली हो सके और वो क्या हो जाए, मुख्य धारा में जुड़े रहें। आपने देखा होगा भारत में सबसे ज्यादा जो ईंट के भट्ठों में काम करने वाले लोग हैं, जो झोपड़ी में या झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, इनके बच्चों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मनरेगा में काम करने वाला जो परिवार होता है, मनरेगा में ये लोग तो काम करते हैं लेकिन इनके बच्चे आप देखिएगा वहीं पर खेलते रहते हैं। तो इनका पोषण और इनकी शिक्षा के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है और क्रैच सिस्टम के माध्यम से इनके बच्चों का विकास, चाहे पोषण से युक्त हो चाहे शिक्षा से युक्त विकास हो, इसको संपन्न कराने की जिम्मेदारी अपनी पूरी करती है। अगला है सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम। बोर्ड द्वारा 1958 में आरंभ किया गया सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य था स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, जो आपके पास जो संगठन ओपन किए जाते हैं, वॉलंटरी ओपन किए जाते हैं उनको, ताकि विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की जरूरतमंद महिलाओं को मदद किया जा सके। ठीक है, इसके अंतर्गत कार्य प्रदान करना और मजदूरी प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आप देखोगे लघु औद्योगिक एकक, हथकरघा, हस्तशिल्प, दुग्ध शालाएं, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, इस प्रकार में स्वरोजगार योजना को स्थापित करके इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो इस प्रकार की ये संस्थाएं काम करती हैं। अगला हमारे पास है सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सेवी संगठनों को, अब आपने देखिएगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास रोल ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एनजीओज को आपने देखा होगा हर जगह पर आमंत्रित कर रही है और बाल कल्याण कार्यक्रम को उनको परमिशन दे रही है कि आप इस सेक्टर्स में आओ और हमारे महिला एवं बाल विकास योजना से संबंधित कार्यान्वयन के लिए आप हमसे परमिशन लो। लेकिन मॉनिटरिंग और रेगुलेशन गवर्नमेंट ही बनाएगी। आप ये मत समझ लीजिएगा कि एनजीओ काम कर रही प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसकी जो मॉनिटरिंग है, जो इसकी पॉलिसी है, जो इसके रूल्स हैं, जो इसके रेगुलेशंस हैं, वो एनजीओ के लिए वास्तव में गवर्नमेंट ही बना करके देती है और समय समय पर ऑब्जर्वेशन भी करती है। सामुदायिक विकास सीडीपीओ आपका हो जाता, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट परियोजनाएं जो आपके पास होती हैं, इसके अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों के लिए बालवाड़ी का डेवलपमेंट करना, शिल्प कला कार्यों के लिए, सामाजिक शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए प्रसव सेवा प्रदान करने के लिए, मनोरंजन कार्यों के लिए जैसी सुविधाओं का डेवलपमेंट करना इसके अंतर्गत जोड़ा गया है।
अब देखिए, भारत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर इलाके हैं। आपका उत्तराखंड भी इसी में एक पार्ट बन जाता है ना, कि उत्तराखंड में भी ऐसी कोई होता है। लेकिन हमारे पास जो बेसिकली प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है कि इन जो सीमावर्ती क्षेत्रों में, इसमें कल्याण विस्तार परियोजनाएं चालू करने की बात सरकार कर रही है। वर्तमान में देश भर में कुल 15 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश क्या होता था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट माना जाता है, इसलिए जम्मू कश्मीर, मिजोरम में आपका मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, इस पर क्या होता है, इन परियोजनाओं को लागू किया गया, जिसमें कल्याण विस्तार परियोजनाएं लागू की गई हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय योजनाओं को लागू किया जाएगा। बहुउद्देशीय, ताकि इनको कोई समस्या ऐसा ना हो। इसके अलावा अवकाश शिविर है। अवकाश शिविर इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा विकलांग बच्चों के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 10 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अवकाश शिविर आयोजन करने हेतु स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान प्रदान किया गया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत अधिक एनजीओ को इसके अंतर्गत आमंत्रित कर लिया, ताकि हमारे समाज में, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एनजीओ अपना योगदान दे देंगे तो शायद गवर्नमेंट का अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। महिला मंडल का भी स्थापना किया गया था 1961-62 में, और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन किया गया था, जिसमें जो बच्चों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रम संचालित करने की बात की गई थी। और इसमें कोई स्वयंसेवी संगठन देखिए उस समय नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट खुद आकर के कार्य करती थी। तो इस प्रकार आपका स्वैच्छिक कार्य ब्यूरो एवं परिवार परामर्श केंद्र चालू किया गया, जो हमारे पास आज अत्याचार या शोषित बच्चे और महिलाएं हैं, उनके निवारण के लिए, उपचार के लिए, पुनर्वास के लिए 1982 में यह कार्यक्रम चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत हम लोग उनको एडवाइज कर सके, उनका उपचार कर सके, उनको पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान कर सके। और एक आपका चलता है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना देखिए, ब्रैकेट में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मैंने आपको बोला कि जीविका से संबंधित और रोजगार से संबंधित कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए गवर्नमेंट ने स्वावलंबन योजना चालू किया था, और जिसके अंतर्गत उन्हें क्या किया गया था, वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि ये लोग अपनी जीविका को संचालित कर सकें और समाज की मुख्य धारा में बने रहें। तो इस प्रकार मैंने कुछ बेसिक कार्यक्रम आपके साथ डिस्कस किए, और ये बेसिक कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किए जाते हैं। कुछ कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित भले ही नहीं किए जाते हैं,